हाय गाइस, कैसे हैं? उम्मीद है कि स्वस्थ होंगे। तो आज जो है हम एक नया चैप्टर को लेके आए हैं, जिस चैप्टर का नाम है डेप्रिसिएशन। क्या नाम है? डेप्रिसिएशन, यानी कि ह्रास। अब ये चैप्टर जो है, आप इस चैप्टर को आप देखेंगे कि 11th में भी दिया हुआ है। इस चैप्टर में को जो है बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर में दिया हुआ है। तो ये जो चैप्टर है दोनों क्लास में दिया हुआ है, 11th में भी दिया हुआ है और सेमेस्टर फर्स्ट में भी दिया हुआ है। तो यहाँ पे कोई पार्टिकुलर किसी क्लास के लिए नहीं वीडियो है ये, कि नहीं 11th क्या है तो 11th के लिए वीडियो बन रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। फर्स्ट सेमेस्टर के लिए है, फर्स्ट सेमेस्टर के लिए वीडियो बन रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। आप इसको पढ़ेंगे तो 11th के स्टूडेंट भी पढ़ सकते हैं बहुत अच्छे तरह से, सेमेस्टर 1 के स्टूडेंट भी पढ़ सकते हैं बहुत अच्छे तरह से। कोई भी पढ़ेंगे, कंसेप्ट वही होगा, सबका लेवल वही है, सब चीज़ वही दिया हुआ है। बस अपने अपने बुक का जो क्वेश्चन होगा वो अलग हो सकता है। बाकी 11th में भी डिप्रिसिएशन, यही डिप्रिसिएशन है। सेमेस्टर फर्स्ट में भी डिप्रिसिएशन है, यही चैप्टर है। तो आज जो है हम लोग लेके आए हैं डिप्रिसिएशन। तो सबसे पहले डिप्रिसिएशन को पढ़ने से पहले आपको समझना होगा कि डिप्रिसिएशन क्या होता है, नहीं यानी ह्रास क्या होता है। नहीं तो आप समझ सकते हैं कि आप ह्रास से हरासमेंट होता है। नहीं, आप कहीं कहीं बोलते हैं कि बहुत हरासमेंट हो गया है, यानी हरासमेंट हो गया है। बहुत कारण से हो सकता है फिजिकल वर्क किए होइएगा, शारीरिक रूप से काम करते हैं, उसके कारण हरास हुआ है आपको। हो सकता है कि आप नयन सुख किए हैं, नहीं कहीं प्रोग्राम देखे हैं, रात में जग कर प्रोग्राम देखे हैं। हो सकता है आप नाइट ड्यूटी किए हैं, पूरे नाइट वर्क किए हैं। तो जिसके कारण से क्या होता है, हरास होता है। किसका? बॉडी का, मतलब थकान होता है। अब मान लीजिए कि आप कभी पैदल चले नहीं और लगातार आप जो है 10 किलोमीटर पैदल चल दिए, तो स्वाभाविक सी बात है कि आपको पैर हाथ में दर्द करेगा ही करेगा। तो यहाँ जो है डिप्रिसिएशन की बात बता रहा है, ह्रास की बात बोल रहा है। तो यहाँ पे हम लोग वस्तु के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? किसी वस्तु के बारे में। अब वस्तु क्या होगा? वह वस्तु होगा जो मेरा क्या होगा, फिक्स्ड एसेट्स होगा। क्या होगा? फिक्स्ड एसेट्स होगा। करंट एसेट्स की बात हम लोग नहीं करेंगे। किसकी बात करेंगे? फिक्स्ड एसेट्स की बात करेंगे। अब कहेंगे कि फिक्स्ड एसेट्स क्या होता है, अस्थाई संपत्ति क्या होता है। तो अस्थाई संपत्ति वह संपत्ति होता है जिसे हम 1 साल यानी कि 12 महीना से अधिक दिनों तक अपने पास रखते हैं, जिसका उद्देश्य बेचना नहीं होता है। वो क्या कहलाता है? फिक्स एसेट्स कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पर हम कह सकते हैं कि आपका अभी जहां नज़र है, किस पे नज़र है? बोलिए, कहाँ नज़र आपका है? जहां आपका नज़र है, जहां से आप देख रहे हैं, मोबाइल से देख रहे हैं ना, अरे उसी में नज़र है ना। तो मोबाइल से देख रहे हैं, मोबाइल मेरा क्या है? फिक्स एसेट्स है। जहां आप बैठे हैं, देखिए कहाँ बैठे हुए हैं, जहां आप बैठे हैं वो भी आपका फिक्स एसेट्स है ना, अस्थाई संपत्ति है। तो अस्थाई संपत्ति वह संपत्ति होता है जिसे हम 1 वर्ष से अधिक दिनों तक अपने पास रखते हैं और जिसका उद्देश्य पुनः बेचना नहीं होता है। मतलब कोई वस्तु जो खरीदते हैं तो बेचने के उद्देश्य से नहीं खरीदते हैं कि हम आज लेते कल बेच लेंगे, ये उद्देश्य नहीं होता है। बेच लेते हैं अलग बात है, लेकिन बेचने के उद्देश्य से हम लोग नहीं लेते हैं। वो मेरा क्या होता है? फिक्स एसेट्स। करंट एसेट्स क्या होता है? करंट एसेट्स वह एसेट्स होता है जिसे हम 1 साल के अंदर
यानी कि 12 महीना से कम के अंदर जिस चीज़ को हम लोग कैश में परिवर्तन कर देते हैं, कैश में परिवर्तित कर देते हैं, कैश प्राप्त कर लेते हैं, वह क्या कहलाता है? करंट एसेट्स। कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए, अब क्या होता है कि कभी कभी फिक्स एसेट्स मेरा करंट एसेट्स हो जाता है और करंट एसेट्स कहीं पे वो फिक्स एसेट्स हो जाता है। अभी जस्ट बताए हैं कि जिस मोबाइल से आप क्या बोल रहे हैं कि जिस मोबाइल से आप अभी देख रहे हैं वो आपके लिए क्या है? फिक्स एसेट्स है। लेकिन जो मोबाइल में आप देख रहे हैं वो मोबाइल जहां से आप परचेज किए थे उनके लिए करंट एसेट्स है ना? कोई दिक्कत? कहिएगा ये कैसे होगा? ये इसलिए कि आप जब लिए थे तो आपका उद्देश्य था कि इसको हम नहीं बेचेंगे, इससे हम जितना दिन मेरे पास रहेगा उतना दिन इसको हम रख सकते हैं, इसीलिए आपका वो फिक्स एसेट्स है। लेकिन आप जहां से खरीदे हैं यह इस उद्देश्य से नहीं खरीदा गया है। उनका उद्देश्य था कि खरीदते हैं हम उसको बेच लेंगे, उनका उद्देश्य रखना नहीं था। बात समझ रहे? वो उनके लिए क्या हो गया? उनके लिए वो करंट एसेट्स हो गया। कोई दिक्कत? तो चलिए हम लोग इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। तो अब पहला चीज़ हम लोग पढ़ रहे हैं डिप्रिसिएशन। क्या पढ़ रहे हैं? डिप्रिसिएशन। तो डिप्रिसिएशन का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होता है? तो डिप्रिसिएशन का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 होता है। कितना होता है? 6 होता है। अब कोई क्वेश्चन पूछ सकता है कि डिप्रिसिएशन पढ़ रहे हैं तो डिप्रिसिएशन क्या होता है, डिप्रिसिएशन क्या है, डिप्रिसिएशन को परिभाषित करे। बात समझ में आ रहा? तो आप कहेंगे कि डिप्रिसिएशन क्या होता है? किसी भी अस्थाई संपत्ति के मूल्य में किसी भी कारण से होने वाले कमी को हम लोग क्या बोलेंगे? डिप्रिसिएशन बोलेंगे। बात समझ में? क्या बोलेंगे? कि किसी भी अस्थाई संपत्ति के मूल्य में होने वाले किसी भी कमी को, किसी प्रकार की कमी को हम लोग क्या बोलते हैं? डिप्रिसिएशन बोलते हैं, ह्रास बोलते हैं। समझ में आ रहा? क्या नहीं समझ में आ रहा? ये क्या है? दिख रहा है ना? मार कर, मारकर लिखने वाला मार कर नहीं, मारकर लिखने वाला मारकर। कितने का आता है ये? 25 का आता है। कितने रुपये का आता है? 25 रुपये का आता है। और इसी मार्कर से हम इतना लिखे हुए हैं, लिखे ना? और इस मार्कर से लिखने के बाद आपको पता चल गया, हम आपको बता दिए कि ये मार्कर है, इससे हम ये लिखे हैं, हम खरीदे हैं 25 में। आप कितना में लीजिएगा? 30 में लीजिएगा? नहीं लीजिएगा। 25 में नहीं लीजिएगा। क्यों? क्योंकि कहिएगा सर आप तो लिख लिए हैं इससे। नहीं, तो किसी न किसी कारण से इसके मूल्य में कमी हुआ ना, तो उसी कमी को क्या कहते हैं? डिप्रिसिएशन बोलते हैं, ह्रास बोलते हैं। कि किसी भी कारण से इसके मूल्य में कमी जो होता है वो क्या कहलाता है? डिप्रिसिएशन कहलाता है। समझ में आया? कोई दिक्कत? अब आइए, अब कहता है डिप्रिसिएशन एंड अदर रिलेटेड टर्म्स। अब कहता है डिप्रिसिएशन से रिलेटेड कुछ ऐसे भी टर्म्स है जिसको हम लोग अलग अलग वर्ड से जानते हैं। जैसे अभी जस्ट बताया कि डिप्रिसिएशन मतलब ह्रास, यानी किसी भी अस्थाई संपत्ति के मूल्य में किसी भी कारण से होने वाले कमी को क्या बोलते हैं? ह्रास बोलते हैं। बताया ना? दूसरा क्या आता है? डिप्लेशन, रिक्तीकरण। डिप्लेशन में, रिक्तीकरण में कहीं पे भी उसके मूल्य में घिसावट नहीं होता है। क्या नहीं होता है? घिसावट नहीं होता है। उसके मूल्य को में वैल्यू को कम नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होता है? जैसे कहीं पे मान लीजिए कहीं से तेल निकाला जा रहा है, कुआं से तेल निकाला जा रहा है, नहीं, तो वहाँ क्या हो रहा है?
कि उसके मूल्य जो गड्ढा था वहाँ पे जिसमें तेल भरा हुआ है उससे हम लोग क्या कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, रिक्तीकरण कर, वहाँ से खाली कर रहे हैं। बड़ा बड़ा चट्टान है, चट्टान से हम लोग पत्थर तोड़ते हैं, पत्थर तोड़ तोड़ के मान लीजिए अलग से शेप उसका दे देते, तो ये क्या होता है, रिक्तीकरण, डिप्लेशन। क्या होता है, डिप्लेशन। इसको डिप्रिसिएशन नहीं बोलेंगे, डिप्लेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डिप्लेशन बोलेंगे, रिक्तीकरण बोलेंगे, डिप्रिसिएशन नहीं बोलेंगे। क्योंकि डिप्रिसिएशन में अस्थाई संपत्ति जो होता है उसके मूल्य में धीरे 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 कमी होता है, नहीं। लेकिन इसमें क्या होता है, कोई घिसावट नहीं होता है, क्या क्या निकाला जाता है, वाइल वेल जैसे बोले, नहीं। उसके बाद कहता है एमोटाइजेशन। एमोटाइजेशन क्या होता है, जैसे आप पढ़े होइएगा, ट्रेडमार्क का नाम सुने होइएगा, पैटेंट्स का नाम सुने होइएगा, कॉपीराइट का नाम सुने होइएगा। इस सब के प्रस्तुतिकरण को ही हम लोग क्या बोलते हैं, एमोटाइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एमोटाइजेशन बोलते हैं। किसको, कॉपीराइट हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, पैटेंट्स हो गया। इस चीज़ को अगर प्रस्तुत करते हैं, दिखाते हैं, प्रदर्शित करते हैं तो मेरा क्या कहलाएगा, वो बोलिए एमोटाइजेशन। चलिए अब जो है ये टॉपिक मेरा कंप्लीट हुआ। अब है डिप्रिसिएशन और कैरेक्टर्स ऑफ डिप्रिसिएशन, यानी डिप्रिसिएशन की फीचर्स के बारे में पूछ रहा है, उसके विशेषता के बारे में पूछ रहा है कि उसका क्या विशेषता है, क्या लक्षण है, क्या गुण है। तो पहला बता रहा है कि डिप्रिसिएशन की व्यवस्था अस्थाई संपत्ति के लिए की आती है। अभी जस्ट बताए हैं कि डिप्रिसिएशन किस पे चार्ज किया आता है, अस्थाई संपत्ति पे चार्ज किया आता है, फिक्स एसेट्स पे चार्ज किया आता है। लेकिन ध्यान देंगे अपवाद होता है। क्या होता है, अपवाद होता है। कैसे, आप ट्रेन देखें ना, ट्रेन, रेलगाड़ी, उसमें देखिएगा कि प्रत्येक बोगी में एक ऐसा विंडोज होता है जिसमें फिक्स रॉड नहीं होता है। देखें, नहीं देखें, जब चढ़ते हैं तो देखिएगा, नहीं, उसमें क्या होता है, एक फिक्स रॉड होता है प्रत्येक बोगी में, दोनों साइड एक ऐसा विंडोज होता है जिसमें बाहर से फिक्स रॉड लगा हुआ नहीं होता है। उसका क्या होता है, स्लाइडिंग सिस्टम होता है, नहीं। क्यों कि अगर मान लीजिए ट्रेन में कभी कुछ ऐसे प्रकार का हादसा होता है तो सब लोग तो मान लीजिए साइड वाले गेट से निकल ही जाएंगे, लेकिन मिडिल वाले क्या करेंगे, बीच वाले क्या करेंगे, उनके लिए बनाया गया है कि ऐसा अगर आपातकालीन आए, ऐसा कोई समस्या आए तो आप इसको उठाकर, या शीशा लगा हुआ होता है, ग्लास लगा होता है, उसको तोड़कर आप बाहर निकल सकते हैं। इसके लिए बनाया है, अपवाद में। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, निकलते कम हैं, घुसते ज़्यादा हैं, नहीं घुसते हैं। आप देखिए प्लेटफॉर्म पर जब ज़्यादा भीड़ रहे, नहीं, तो हम लोग गेट से नहीं घुसते हैं, उसी से घुस जाते हैं, खिड़की से घुस जाते हैं, नहीं। कभी कभी देखिएगा कि बस बहुत ऐसे महिला है जिसके पास बच्चा है, बच्चा को खिड़की से डाल दिया अंदर, खुद रह गया प्लेटफॉर्म, बच्चा चला गया अगले प्लेटफॉर्म स्टेशन पे। तो ये क्या अपवाद होता है। ठीक उसी प्रकार सारे फिक्स एसेट्स पे हम लोग डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, सारे एसेट्स पे हम लोग डिप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, लेकिन लैंड, जमीन, भूमि पे हम लोग डिप्रिसिएशन चार्ज नहीं करते हैं। अब कहिए क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि हम लोग डिप्रिसिएशन उसी पे चार्ज करते हैं जिसका मूल्य का में क्या होता है, कमी होता है। लेकिन लैंड ही ऐसा चीज़ है जिसके मूल्य में कमी नहीं होता है। आपके दादाजी का अगर ज़मीन होगा, अगर दादाजी खरीदे होंगे 1000 रुपये कट्ठा, तो वह ज़मीन आज 1 लाख का कट्ठा होगा आज। समझ में आया? तो क्या पहले से उसका वैल्यू कमा कि बढ़ा? बढ़ा। तो बढ़ा तो क्या हो गया, एप्रिशिएट होता है। क्या होता है, एप्रिशिएट होता है। एप्रिशिएट मतलब इसको हम क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, एप्रिसिएशन करते हैं। समझ में आया? उसके बाद आता है संपत्ति के मूल्य में कमी धीरे धीरे नियमित और अस्थायी रूप से होता है। मतलब बोल रहा है कि डिप्रिसिएशन का जो विशेषता है, दूसरा बोल रहा है कि डिप्रिसिएशन जो होता है धीरे धीरे होता है, एक ही बार में नहीं हो जाता है। जैसे अगर आप बाइक चढ़ते हैं
या कोई 4 व्हीलर गाड़ी चढ़ते हैं या कोई भी चीज़ का वस्तु का इंश्योरेंस करवाते हैं, तो इंश्योरेंस का जो वैल्यू होता है दिन प्रतिदिन क्या होता है, घटता जाता है। ठीक उसी प्रकार बोल रहा है एसेट्स के बारे में भी वही बोल रहा है कि वह धीरे धीरे और नियमित रूप से, मतलब लगातार जो होता है वो क्या होता है, घटता है। उसके बाद डिप्रिसिएशन अनेक कारणों से हो सकता है। डिप्रिसिएशन क्या होता है, अनेक कारण। अब अनेक कारण मतलब एक ऐसा हुआ कि देखिए जैसे मार्कर था, जो बुक आप पढ़ रहे हैं वो नया है, एकदम फुल्ली नया है, पूरा आप दुकान से लाएं और वीआईपी में रख दिए, और वही बुक के अगले साल आप किसी को बेचिए, क्या उतना पैसा देगा, नहीं देगा। ये भी क्या कहलाएगा, डिप्रिसिएशन, पहला। दूसरा, ये मार्कर है, इस नया है, दुकान में ही है, इसका ये टूट गया है, चलेगा, इससे मार्कर पर, इसको टूटने से मार्कर पर कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है, मार्कर चलेगा। लेकिन हम लोग इसको क्या करते हैं, जितना का दाम उतना में नहीं लेते हैं, या कहीं घिसावट हो गया नहीं, तो बहुत सा ऐसा कारण है जिससे संपत्ति के मूल्य में क्या होता है, कमी आता है। डिप्रिसिएशन एक रेवेन्यू लॉस है जिससे प्रॉफिट लॉस अकाउंट दिखाया जाता है। डिप्रिसिएशन क्या है, एक रेवेन्यू लॉस है। रेवेन्यू मतलब आगम नहीं, जिसे नन कैश बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नन कैश। इसमें क्या होता है, नन कैश, अगर 12 में पढ़ी हुई है कैश फ्लो स्टेटमेंट, तो वहाँ पे हम लोग ऑपरेटिंग निकालते समय हम लोग डिप्रिसिएशन को बढ़ता है तो डिप्रिसिएशन क्या करते हैं, डिप्रिसिएशन को ऐड करते हैं, करते ना। क्यों ऐड करते हैं, क्योंकि वो मेरा नॉन कैश आइटम है और नॉन कैश आइटम में क्या होता है, खर्चा है, इसीलिए हम वहाँ पे क्या करते हैं, ऐड करते हैं। उसके बाद कहता है डिप्रिसिएशन फिजिकल एंड फंक्शनल भी हो सकता है। मतलब डिप्रिसिएशन के बारे में बोल रहा है फिजिकल और फंक्शनल कुछ भी हो सकता है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। अब बताइए कि यहाँ तक जो बताए हैं इसमें से किन्हीं को किसी प्रकार का समस्या है तो बताइए, नहीं तो हम लोग आगे तरफ बढ़ते हैं। चलिए, अब कहता है ऑब्जेक्टिव्स, ये हो गया। अब कहता है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रोवाइडिंग डिप्रिसिएशन, नीड्स फॉर चार्जिंग डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन चार्ज करने का क्या उद्देश्य है या क्या आवश्यकता है, किस उद्देश्य को पूरा करने के लिए डिप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है। नहीं, जैसे आपका क्या उद्देश्य है, नहीं, आपका उद्देश्य है कि पढ़ते पढ़ते मर जाएंगे, खाते खाते मर जाएंगे, नहीं। ठीक उसी प्रकार डिप्रिसिएशन का भी क्या होता है, उद्देश्य है। तो पहला उद्देश्य है कि सही उत्पादन लागत ज्ञात करना। मतलब पहला उद्देश्य बता रहा है कि अगर मान लीजिए कोई मशीन है तो मशीन से वस्तु का जो उत्पादन कर रहे हैं वह पता चल सके कि वस्तु का लागत क्या पड़ा है, क्योंकि मशीन चलेगा तो मशीन का वैल्यू कम होगा, जब मशीन का वैल्यू कम होगा तो वस्तु का लागत कम होगा, समझ रहे हैं। दूसरा, सही आय का निर्धारण। मतलब सही आय का क्या कर सकते हैं, निर्धारण कर सकते हैं। मतलब अगर आप मान लीजिए डिप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, प्लांट जो मशीन है उस पर डिप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, तो आप आय का निर्धारण कर सकते हैं कि मेरा ग्रॉस प्रॉफिट कितना हुआ, नेट प्रॉफिट कितना हुआ, नहीं। उसका सही वित्तीय स्थिति का प्रदर्शन। सही वित्तीय स्थिति कब होता है, ध्यान देंगे आप 11 में पढ़े होइएगा फाइनल अकाउंट। जब फाइनल अकाउंट पढ़ते हैं तो बैलेंस शीट में रहता है प्लांट, मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, फिक्सर्स, फिटिंग्स, टूल्स, और एडजस्टमेंट में दिया रहता है कि फर्नीचर और प्लांट्स पर 5% के दर से ह्रास की व्यवस्था कीजिए, यानी डिप्रिसिएशन चार्ज कीजिए। तो हम लोग क्या करते हैं, डिप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, जितना एसेट्स होता है उसका वैल्यू का मूल्य होता है उसका उतना % चार्ज करके उसमें से घटा देते हैं, और घटाने के बाद उसको तब बैलेंस शीट के बाहर दिखाते हैं। उसके बाद जितना घटाते हैं उसको हम लोग कहाँ ले जाते हैं, उसको प्रॉफिट लॉस के डेबिट में ले आते हैं। कोई दिक्कत। उसके बाद आता है पूंजी का सुरक्षित करना। मतलब डिप्रिसिएशन का जो उद्देश्य होता है, उनका उद्देश्य होता है जो कैपिटल जो है सिक्योर्ड हो जाए, सुरक्षित हो जाए, नहीं। और लास्ट पॉइंट है आयकर संबंधी छूट प्राप्त करने के लिए। आयकर संबंधी इनकम टैक्स की बात कर रहा है। इनकम टैक्स 1961 में पारित किया गया था। कब,
61 में पारित किया गया था। तो उससे संबंधी मान लीजिए कि अगर आप खर्चा ज़्यादा दिखाएंगे तो आपको प्रॉफिट कम होगा ना। जब प्रॉफिट कम होगा तो आपको टैक्स देना कम पड़ेगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब आइए, अब कहता है काउजेज ऑफ डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन का क्या कारण है, या डिप्रिसिएशन के कौन कौन से कारण हो सकते हैं? नहीं, तो पहला दिया है टीयर एंड वियर, या वियर एंड टीयर, मतलब घिसावट होने से। कोई वस्तु यूज करते करते घिस गया, नहीं, आप मोबाइल चला रहे हैं, पिछला कवर घिस गया, तो उससे भी उसका वैल्यू कम हो सकता है। उसके बाद आता है पैसेज ऑफ टाइम, समय व्यतीत होने पर। जैसे जस्ट एग्जांपल दी है, बुक का एग्जांपल दिए हैं कि आप जो बुक पढ़ रहे हैं वो जैसा है वैसे ही रहने दीजिए, नेक्स्ट टाइम किसी बच्चा को या किसी व्यक्ति को, किसी दुकानदार को दीजिएगा तो उतना में आपको वह नहीं खरीदेगा। उसके बाद ऑब्सोलेंस, अप्रचलन, जो प्रचलन से बाहर हो गया। किससे बाहर हो गया? अप्रचलन, जो प्रचलन से बाहर हो गया। आप देखिए होइएगा, जितना भी सीबीएसई स्कूल है, प्रत्येक सीबीएसई स्कूल में प्रत्येक क्लास का बुक प्रत्येक साल बदलता है ना। क्यों बदलता है? क्योंकि वह सिलेबस से चेंज कर देता है। जब सिलेबस चेंज कर दे तो आपको कोई फ़ायदा है? कोई फ़ायदा नहीं। अब देखिए, जो बच्चा बीकॉम कर रहा था, डिग्री कर रहा था, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट कर रहा था, उनका बुक पढ़ रहे थे, अब बच्चा सेमेस्टर में चला गया है, उस बुक को रिमूव कर दिया गया, हटा दिया गया है। नहीं, हटा दिया ना, वो बुक नहीं चलेगा अब। क्यों? क्योंकि पहले वाला बुक में बहुत सारा सिलेबस था, अब सेमेस्टर कर दिया, उसमें से कुछ सिलेबस को हटा दिया वहाँ से। अब जो सेकंड पार्ट में था उसमें से उसको वहाँ से वहाँ हटा दिया, तो ये क्या हो गया? अब कहता है डिप्लेशन, अभी जस्ट बताया है, रिक्तीकरण के बारे में यहाँ बताए थे नहीं, कि रिक्तीकरण कहाँ होता है? जहाँ से आप तेल निकालते हैं, पत्थर तोड़ते हैं, पत्थर का खदान होता है, वहाँ से पत्थर निकालते हैं, वो रिक्तीकरण कहलाता है। उसके बाद आता है परमानेंट फॉल्स इन मार्केट वैल्यू, जब बाजार के मूल्य में अस्थायी गिरावट आ जाता है। क्या आता है? जब बाजार के मूल्य में क्या होता है? जब अस्थायी गिरावट आता है। नहीं, जब पहले मान लीजिए कि सब वैल्यू को कम कर दिया, जैसे मान लो कोई फिक्स एसेट्स है, पहले कुछ दाम था, अब मार्केट वैल्यू ही कम कर दिया है कि नहीं, अब इतना ही में ही ये सेल होगा। नहीं, उसके बाद कहता है एक्सीडेंट, दुर्घटना होने से, यानी दुर्घटना होने से बहुत ही ऐसा है, दुर्घटना होने से टूट जाता है, फूट जाता है, बर्बाद हो जाता है, वेस्टेज होता है, जिसके कारण भी क्या होता है? डिप्रिसिएशन होता है। कोई दिक्कत? अब है फैक्टर्स अफेक्टिंग डिप्रिसिएशन, मतलब डिप्रिसिएशन का प्रभाव का क्या कारण है। पहला दिया हुआ है टोटल कॉस्ट ऑफ एसेट्स। टोटल कॉस्ट ऑफ एसेट्स क्या होता है, समझिए थोड़ा गौर से। जब किसी वस्तु को बनाने में डायरेक्ट रूप से जो खर्चा होता है, क्या होता है? किसी भी वस्तु को बनाने से डायरेक्ट रूप से जो खर्चा होता है उसको बोलते हैं टोटल कॉस्ट ऑफ एसेट्स। उसके बाद एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ, मतलब अनुमानित जीवन काल। जैसे अनुमान कर लिए कि ये मार्कर है, अगर इस मार्कर से अगर प्रत्येक दिन लिखेंगे तो 1 सप्ताह में ख़त्म हो जाएगा, यानी इसका यूजफुल लाइफ कितना है? 1 सप्ताह। मनुष्य का यूजफुल लाइफ कितना दिया है? 60 वर्ष। 60 वर्ष दिया है किस लिए? कि आप 60 वर्ष तक अपने हाथ पैर से काम करके खा सकते हैं, इसके लिए दिया 60 साल। नहीं तो जीने वाला सेंचुरी मार कर भी बैठा हुआ, अभी अर्धशतक को मान ही लेता है, नहीं, लेकिन सेंचुरी मार कर ही बैठा है, शतक मार कर बैठे हुए हैं, बहुत ऐसे लोग हैं। नहीं, लेकिन कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो क्लीन बोल्ड हो जाते हैं, आपातकालीन में चले जाते हैं। नहीं, आपातकालीन में वेटिंग लिस्ट में चला गया, कन्फर्म होता ही नहीं। तो ऐसे तो ये होता गया एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ। उसका रेसिडेंशियल वैल्यू या स्क्रैप वैल्यू, स्क्रैप मतलब होता है बर्बाद। नहीं, जैसे मान लीजिए अंडा का ट्रे लाए, नहीं, कितना पीस होता है? 30 पीस होता है ना। उसमें से मान लीजिए कि 30 पीस है और मान लीजिए उसमें से 5 पीस खराब हो गया, तो कितना पीस बचा? 25 पीस बचा। नहीं, तो स्क्रैप जो होता है, उस स्क्रैप को हम लोग क्या करते हैं? हमेशा टोटल कॉस्ट में से क्या करते हैं? लेस करते हैं। क्या करते हैं? टोटल कॉस्ट में से क्या करते हैं? लेस करते हैं। वो क्या कहलाता है? वो मेरा स्क्रैप कहलाता है। कोई दिक्कत?
तो उम्मीद है कि आज जो हम जितना पढ़ाए हैं डिप्रिसिएशन से रिलेटेड, अगर इसको आप अच्छी तरह से पढ़ लेंगे तो उम्मीद है कि आपको डिप्रिसिएशन में दिक्कत नहीं होगा। और इससे रिलेटेड एक और क्लास लेकर हम आएंगे जिसमें डिप्रिसिएशन मतलब कैसे चार्ज करते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होता है, डिप्रिसिएशन से रिलेटेड एंट्री क्या होता है, डिप्रिसिएशन अकाउंट कैसे बनाते हैं, फिक्स एसेट्स का खाता कैसे खोलते हैं, डिप्रिसिएशन चार्ज करने का मेथड्स क्या होता है, कैलेंडर ईयर क्या होता है, फिनांशियल ईयर क्या होता है, इस सारे को हम अगली क्लास में लेकर आएंगे। कोई दिक्कत? तो आज हम क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। अगर सेशन अगर अच्छा लगे तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और एक दूसरे का साथ आप शेयर करते रहिए। तो हम क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।